हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट और क्वार्कस का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्वार्कस किस तरीके से स्प्रिंग बूट के कंपैरिजन में आ गया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो और ये सारी चीज़ों को डिटेल में चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वार्कस क्या है, पहले तो क्वार्कस को देख लेते हैं। क्वार्कस अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली क्वार्कस एक वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, लेकिन अगर आप एज अ कंपैरिजन करें तो नॉर्मली ये होता था कि हम पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बनती थी जिसके अंदर आपको एक सर्वर चाहिए होता था और आप अपनी लेयर्स बनाते थे। और उस वक्त यानी कि स्टार्टअप टाइम और बूट मेमोरी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, क्योंकि बेसिकली आप किसी सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करते थे और उस सर्वर्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशन चलती थी। बट ये ट्रेडिशनली होता था। उस वक्त के लिहाज से स्प्रिंग बूट बेस्ट है और स्प्रिंग बूट अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बट आजकल जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आजकल की जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके अंदर क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स होते हैं और डॉकराइजेशन होती है और मल्टी यानी कि स्केलिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन चाहिए होती है। तो आपके बहुत सारे सर्वर्स, अगर आपने लेट सपोज एक आपने 4 सर्वर्स ले लिए और हर सर्वर के ऊपर 3-4 नोड्स बना दिए और हर नोड के ऊपर जो है वो आपने जो है एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि एक अच्छी आपको स्केलिंग मिल जाएगी। लेकिन जब आपके एप्लीकेशन का साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए, तो इसीलिए स्मॉल एप्लीकेशंस अगर आपने एक बड़ी एप्लीकेशन बना दिया तो डेफिनेटली आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस और मेमोरी चाहिए होगी। बट अगर आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं या सर्वरलेस आर्किटेक्चर अगर आपने बनाया तो फिर वो बेस्ट होगा कि आप उसका साइज़ भी कम हो, मेमोरी भी कम ले, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वार्कस स्पेशली डिज़ाइन हुआ है क्यूबरनेटिस इन्वायरमेंट के हिसाब से, बहुत लाइट वेट है और ये जो है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छा है और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। जबकि स्प्रिंग बूट इतना एफिशिएंट नहीं है जितना क्वार्कस है। और इन चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे कि जावा फ्रेमवर्क पे किस तरीके से ग्राल वीएम पे और हॉटस्पॉट वीएम्स जो हैं इनके ऊपर क्वार्कस की क्या परफॉर्मेंस है और नॉर्मल जेवीएम पे कितनी है। ये कुछ फीचर्स हैं क्वार्कस के, जिसमें सबसे पहले है कंटेनर फर्स्ट। नॉर्मली आप जब भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप अगर आपने उसको कंटेनराइज करना है तो अलग से आप डॉकर फाइल बना के आप उसे क्रिएट करते हैं। लेकिन जो क्वार्कस की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल क्रिएट हुई भी होती है, ठीक है। तो क्वार्कस जो है वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत अच्छी उसकी मेमोरी साइज़ को बहुत अच्छा मैनेज करता है। उसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। तो ये लिखा हुआ है कि क्वार्कस जो है कंटेनर फर्स्ट को अप्रोच करता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरी ब्यूटी है, जो नॉर्मल वीएम होता है वर्चुअल मशीन, तो नॉर्मल जो आपके पास जेडीकेस होते हैं तो उनके ऊपर क्वार्कस तो चलता ही है, स्प्रिंग बूट भी चलता है, लेकिन ये नेटिव वीएम का एक कॉन्सेप्ट आया। तो नेटिव वीएम क्या होते हैं कि जो और ज़्यादा फास्ट होते हैं और लाइट वेट होते हैं। तो क्वार्कस जो है वो उस नेटिव वीएम की भी इसके अंदर सपोर्ट है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है। ये नेटिव वीएम क्या होते हैं और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, इसको हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे। तो यही कंटेनर फर्स्ट में दिखाया हुआ है कि आपके लिए मेमोरी यूटिलाइजेशन और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो होते हैं जैसे क्यूबरनेटिस है और ओपनशिफ्ट है, उनके लिए बेस्ट सूट है। तो इसीलिए आजकल जब स्केलिंग की बात करते हैं तो आप यानी कि लाइट वेट एप्लीकेशन ही बनाते हैं, जो क्वार्कस इसकी बेस्ट चॉइस है, और सर्वरलेस आर्किटेक्चर या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन बहुत लाइट हो जाए। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर यूनिफ्लाइज इम्पेरेटिव एंड रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्पेरेटिव ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर आप अपनी एंड पॉइंट्स लिख रहे होते हैं और नॉर्मल जो है वो एप्लीकेशन आपकी बिहेव कर रही होती है।
लेकिन रिएक्टिव स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें आपकी जो एप्लीकेशन होती है बहुत ही यानी कि बहुत लाइट वेट होती है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी जो APIs हैं वो बहुत फ़ौरन के फ़ौरन रिस्पॉन्स कर रही होती हैं, यानी उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही स्लो होता है। जैसे कि मैं एक मिसाल आपको दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक API बनाई, वो डेटाबेस से डेटा लेकर आती है, ये कहीं और से लेकर आती है, और 1 सेकंड के अंदर वो 10 रिकॉर्ड लेकर आती है। ठीक है, तो 10 सेकंड के अंदर वो 100 रिकॉर्ड लेकर आती है। ठीक है, 1 सेकंड में 10 रिकॉर्ड और 10 सेकंड के अंदर 100 रिकॉर्ड लेकर आती है। तो 100 ही रिकॉर्ड हमें चाहिए होते हैं, तो 10 सेकंड लेती है वो। तो अगर आपने इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग की है तो जब आपने API कॉल करेंगे तो 10 सेकंड ही लेगी और 100 रिकॉर्ड दे देगी। जबकि आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग अगर करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा रिस्पॉन्स देगी और हर 1 सेकंड में 10 रिकॉर्ड दे रही होगी। तो ये एक ऐसा मॉडल हो गया जिसमें आपको जैसे ही डेटा अवेलेबल हुआ वो आपको डेटा दे रही है। तो यही रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कहलाती है। इसको हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में देखा है, स्प्रिंग वेब फ्लक्स, उसमें जाके आप दोबारा देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग मॉडल है। तो ये बहुत अच्छा फीचर क्वार्कस ने दिया हुआ है। अब स्प्रिंग बूट भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। कम्युनिटी और स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आपको पता है कि स्प्रिंग बूट जो है वो काफ़ी मैच्योर है, 15 साल 20 साल से मार्केट स्टैंडर्ड्स है, तो उसकी कम्युनिटी भी बड़ी है, उसके स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हैं। जबकि अभी क्वार्कस न्यू है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्वार्कस को थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेबल होने में और उसकी कम्युनिटी डेवलप होने में। कि नेटिव जैसे अभी हमने बताया कि ये क्वार्कस जो है वो क्यूबरनेटीज़ इन्वायरमेंट के लिए आइडियल है। जब आप स्केलिंग करते हैं या आप अपने इन्वायरमेंट को बहुत लाइट वेट बनाना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस आपको मिलती है क्वार्कस के ज़रिए से, और क्वार्कस की प्री बिल्ट इंटीग्रेशन भी मौजूद है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विसेज के साथ। इसी तरीके से डेवलपर जो है इससे मतलब है कि जब आप इस तरह का इन्वायरमेंट पे काम करते हैं जो कि क्वार्कस बेस है, तो उसके अंदर जो है ना हैज़ल नहीं होता आपको, और आपकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है, 0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो 80 टाइम जो है वो डेवलपर जो है ना फोकस करता है अपनी कोडिंग के ऊपर, और 20% सिर्फ जो है वो अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। इसे डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा फीचर है कि उनके लिए आसानी होती है। स्प्रिंग बूट और क्वार्कस का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे स्प्रिंग बूट का मैंने जैसे बताया कि दोनों वेब एप्लीकेशन जावा फ्रेमवर्क्स एप्लीकेशन हैं, दोनों क्लाउड नेटिव हैं और दोनों के डिफरेंसेस हैं। स्प्रिंग बूट बहुत वाइडली यूज़ होती है, ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए 80% समझ लीजिए एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट में ही बनी हुई है। स्प्रिंग बूट काफ़ी पावरफुल है और मार्केट स्टैंडर्ड्स है, और उसके अलावा दूसरी भी चीज़ों को सपोर्ट करती है स्प्रिंग। जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं या लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाते हैं या इंटरप्राइज ग्रेड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस वक्त के लिए मेमोरी साइज़ वगैरह मैटर नहीं कर रहा होता, ज़ाहिर है, तो उस टाइम पे आप स्प्रिंग बूट की तरफ जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप क्वार्कस की बात करें तो क्वार्कस जो है जैसे बताया कि काफ़ी लाइट वेट है, स्मॉल यानी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे अगर आप जा रहे हैं या सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे जा रहे हैं तो ये गुड चॉइस होगी। ठीक है, तो बहुत लाइट वेट है, और ये बेसिकली क्वार्कस जो है ना बेसिकली एक JBoss आपको पता है एक सर्वर है, उन्होंने ही इसकी एक यानी एक्सटेंशन बनाई है क्वार्कस की, तो काफ़ी लाइट वेट है, एफिशिएंट है, और दो इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, एक फास्ट स्टार्टअप टाइम और लो मेमोरी। और जैसे मैंने अभी बताया कि माइक्रो सर्विस और सर्वरलेस आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट है, तो यही इनकी बेसिकली डिफरेंस है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो परफॉर्मेंस वाइज जो है क्वार्कस जो है वो मोर ऑप्टिमाइज है और लो मेमोरी यूसेज है, और उसके अलावा ये अगर आप सर्वरलेस एप्लीकेशन या माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। जबकि स्प्रिंग बूट जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यानी प्रोसेसिंग पावर और कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक अगर हो तब आप उसकी तरफ जाएँ। उसके अलावा प्रोग्रामिंग मॉडल जो है स्प्रिंग बूट जो है वो ट्रेडिशनली इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल को यूज़ करता है, जबकि क्वार्कस जो है ना रिएक्टिव प्रोग्रामिंग मॉडल है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसलिए रिएक्टिव मॉडल जो है पीछे अगर आप देखें तो अगर एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूपिंग का, तो इवेंट लूपिंग में ये होता है कि इवेंट्स एप्लीकेशन जनरेट कर रही होती है और वो एक उसका एक लूप होता है, उसके थ्रू जो है वो
इवेंट्स को हैंडल कर रही होती है। आप ये समझ लीजिए कि एक जैसे पब सब आर्किटेक्चर होता है, तो एक पब्लिशर होता है, एक सब्सक्राइबर होता है, तो यही मॉडल के ऊपर बेसिकली काम कर रहा होता है। तो जैसे ही डाटा आप पब्लिश करते हैं वैसे ही आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो यही बेसिकली पीछे रिएक्टिव मॉडल होता है। और ये अब सारी एप्लीकेशंस जो है ना वो यूज़ करें। स्प्रिंग ने भी यही चीज़ अडॉप्ट कर ली है स्प्रिंग वेब फ्लक्स के नाम से, और उसके अंदर भी फिर वो यही परफॉर्मेंस को गेट करना है। उसके अंदर क्या होती है कि इवेंट ड्रिविंग आर्किटेक्चर होता है, और उसके अलावा हाई कंकरेंसी और लो लेटेंसी आपको मिलती है। लो लेटेंसी का मतलब होता है कि जितनी जल्दी आपको डेटा मिल जाए, ठीक है, तो इसी को लेटेंसी उस डिले को कहते हैं जिसमें आपको डेटा मिल रहा है। लेट सपोज सर्वर से डेटा मिला 3:10 पे और 10 सेकंड पे, और आपको 3:10 पे और 11 सेकंड पे डेटा मिल गया, तो 1 सेकंड की लेटेंसी होगी। तो जितनी कम ये होगी उतना ही अच्छा सिस्टम होगा। इसके अलावा इकोसिस्टम की अगर बात करें तो स्प्रिंग बूट जो है उसकी बहुत लार्ज इकोसिस्टम है। उसकी लाइब्रेरी, टूल, कम्युनिटी जो हम पहले ही बता चुके हैं बहुत ज़्यादा है। क्वार्कस जो है ना वो रिलेटिवली बहुत नया फ्रेमवर्क है, अभी इसका सिस्टम इतना मैच्योर भी नहीं हुआ, तो लिहाजा जेबॉस तो इसलिए इसको ज़रा टाइम लगेगा। और जेबॉस मिडलवेयर बना हुआ है जैसे कि हमने पहले बताया, और बहुत ही इसके अंदर टूल्स और इंटीग्रेशन मौजूद है, तो इसकी सपोर्ट वगैरह अभी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, इसका इको सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। उसके अलावा अगर ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो स्प्रिंग बूट दोनों ही क्वार्कस और स्प्रिंग बूट दोनों ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन को दोनों सपोर्ट करते हैं, और डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उसी हिसाब से अगर आप उसको वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्प्रिंग बूट की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, स्प्रिंग बूट जो है वो एक बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है, और स्प्रिंग बूट जो है वो एक ओपन सोर्स है। जाहिर है सबसे पहले स्प्रिंग बना, तो स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग बूट बना, तो स्प्रिंग बूट ने बेसिकली कन्फिग्रेशन तो तकरीबन मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट बेसिकली इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द स्प्रिंग, और जावा बेस्ड दोनों वेब फ्रेमवर्क हैं, और ये स्प्रिंग भी वेब फ्रेमवर्क है, और तकरीबन हर कोई जो जावा का डेवलपर है वो स्प्रिंग बूट से फेमिलियर है। तो आप माइक्रो सर्विसेज वगैरह दोनों फ्रेमवर्क्स में बना सकते हैं, दोनों के अंदर सर्विस आर्किटेक्चर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये डायग्राम में आपको दिख भी रहा है कि क्वार्कस जो है स्पीड वाइज और एफिशिएंसी वाइज जो है वो अभी स्प्रिंग बूट से थोड़ा सा आगे है। उसके अलावा माइक्रो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर स्प्रिंग बूट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जो अगर आप क्वार्कस की बात करें तो क्वार्कस ने एक सेट ऑफ ये समझ लीजिए कि एक नया कंसेप्ट दिया है, जिसमें एक जैसे आपको पता है हर एप्लीकेशन एक JVM के साथ चल रही है, जावा वर्चुअल मशीन, तो एक नए VM दो इन्होंने निकाला है, जो कोराल VM और हॉटस्पॉट, तकरीबन एक एंटरप्राइज एडिशन होता है और एक नॉर्मल एडिशन होता है। तो ये दोनों जो है ना ये बहुत ही पावरफुल VMs हैं और बहुत लाइट वेट है। तो जब आप इनको क्वार्कस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये नेटिव VM कहलाते हैं, यानी इनके अंदर डायरेक्टली जो है ना बाइनरीज में डेटा कन्वर्ट हो रहा था कंपाइल टाइम पे। तो जैसे नॉर्मल JVM होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आपका जावा का कोड कंपाइल होता है बाइनरी बाइट कोड के अंदर, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर उनको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है जो आप रन कर रहे होते हो, तो इसको JIT यानी जस्ट इन टाइम कहते हैं। लेकिन ये जो VM है ये क्या करते हैं, कंपाइल टाइम पे ही आपका कोड मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम AOT भी कहते हैं, अहेड ऑफ टाइम। यही अहेड ऑफ टाइम की वजह से ये बहुत ही फास्ट है, और इनका जो रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। ये इन्हीं चीज़ों को हमने आगे डिफाइन भी किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप इसके डेफिनेशन में देखें तो एक चीज़ होती है इक्लिप्स माइक्रो प्रोफाइल, जो इक्लिप्स ने बना के दी है। माइक्रो प्रोफाइल में अंदर 3 चीज़ें नॉर्मली होती हैं, JAX-RX यानी कि जावा API फॉर रेस्टफुल वेब सर्विसेज, CDI कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और JSON-P बेसिकली JSON प्रोसेसिंग डेटा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों की मदद से उन्होंने बिल्ड की हैं। आप एक माइक्रो सर्विस अगर बनाना चाहें क्वार्कस के अंदर तो आप इनकी मदद से कर सकते हैं।
और अहेड ऑफ टाइम का हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप देखें थोड़ा सा तो JAX-RX स्पेसिफिकेशन होती क्या है, मतलब क्या मतलब है इसका। तो अगर आप ये देखें छोटी सी क्लास है जिसका नाम है इको रिसोर्स। तो रिसोर्स से मतलब आप कंट्रोलर समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो रिसोर्स की जगह आप कंट्रोलर यूज़ कर लें तो इको कंट्रोलर और @पाथ। तो आप नॉर्मली जो है वो डिफरेंट एनोटेशन यूज़ करते हैं स्प्रिंग के अंदर और यहाँ पर आप @पाथ यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से जो है वो आप ये बताएंगे प्रोड्यूसर्स क्या है और कंज्यूम्स क्या है। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स आपने लगाया हुआ है और नॉर्मल जावा का ही सारा कोड है। तो इस तरीके से आप रेस्ट इजी एक बेसिकली लाइब्रेरी होती है, उसकी मदद से आप आसानी से JAX यानी कि जावा APIs आप बना सकते हैं। एक छोटी सी API बन गई जो कि गेट है, जो स्लैश आप वर्ड डालेंगे तो वो वर्ड एज अ इको करके डिस्प्ले हो जाएगा। ये वो डिफरेंस है। अगर आप स्प्रिंग बूट और कॉर्कस का देखें तो स्टार्टअप टाइम मेमोरी फुटेज के हिसाब से देखें तो Ubuntu आपका ऑरेंज कलर में आ रही है, ब्लू कलर में मैकिन्टोश आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो कितना स्प्रिंग बूट कितना टाइम ले रहा है Ubuntu पे और मैकिन्टोश पे, और यही कॉर्कस VM के ऊपर आप ये देखिए ये तकरीबन 60% फास्टर हो गया है। और इस देखें 1.4 सेकेंड। अब आप ये देखिए Ubuntu पे 1.4 सेकेंड जबकि 2.8 और 6.5, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप नेटिव की बात करें तो तकरीबन टाइम बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। तो नेटिव अगर VM यूज़ कर रहे हैं दोनों मशीन्स के ऊपर तो ऑलमोस्ट आपका टाइम ज़ीरो हो गया। इसी तरीके से मेमोरी फुटप्रिंट देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है स्प्रिंग बूट और कॉर्कस VM और नेटिव कॉर्कस जो है जिनकी हमने बात की थी कोराल VM वगैरह। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है जिसकी वजह से ये ना इनकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी फास्ट होगी। उसके अलावा कंक्लूजन में अगर आप देखें तो तीनों को कंपेयर करके बता दिया स्प्रिंग बूट और कॉर्कस VM और कॉर्कस नेटिव, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे स्टार्टअप और प्रमोट मेमोरी फुटप्रिंट। अगर आपने क्लाउड फंक्शन बनाने हैं कॉर्कस के अंदर तो किस तरीके से बनाएंगे। तो एक एग्जांपल दी हुई है कि आप उसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐड करेंगे और जैसे ये मैंने 3 फंक्शन बनाया है @fun। ये बेसिकली क्या होता है कि एक पबसब है। नॉर्मली आप पबसब टाइप का भी आप क्लाउड फंक्शन बना सकते हो, आप एक HTTP भी बना सकते हो और एक आप क्लाउड इवेंट भी बना सकते हो। तो कोई भी आपने अगर बनाना है तो आप नॉर्मली इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे इंजेक्ट @inject, तो ऑटो वायर यूज़ होता है स्प्रिंग के अंदर और यहाँ पर आप कॉर्कस में @inject। थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज डिफरेंस है और इसी तरीके से आप फंक्शंस भी बना सकते हो क्लाउड फंक्शन जो कि किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के लिए हो सकते हैं। GCP की बहुत अच्छी सपोर्ट है, इस तरीके से AWS की भी है तो आप बना सकते हैं। कॉर्कस मेमोरी और रिस्पॉन्स टाइम की एक और पिक्चर है। अगर आप ये देखें तो पहली पिक्चर में अगर आप ये देखें तो ये 12 MB कॉर्कस नेटिव और विया द ग्राल भी है। अगर आप मेमोरी देखें 12 MB जबकि नॉर्मल पे 73 और ट्रेडिशनल क्लाउड के ऊपर 136। तो ये आप ये देख लीजिए कितना ज़्यादा मेमोरी का डिफरेंस है। इस तरीके से रेस्ट ऑफ करंट अगर आपने सिंपल बनाए हुए हैं तो 28, 145 और 209, तो इतनी मेमोरी के अंदर फ़र्क आ गया। इसी तरीके से अगर फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स की बात करें तो कॉर्कस नेटिव के ऊपर 0.01.16 हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और 0.96 सेकेंड्स जो है वो नॉर्मल उस पर और 4.3 सेकेंड्स जो है। तो इसी तरीके से रेस्ट ऑफ रेड का भी टाइम से है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा स्प्रिंग आपका कितना टाइम ले रही है अगर आप नॉर्मल VM के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप कॉर्कस पे जा रहे हैं तो कितना आपको फ़र्क मिल रहा है। कॉर्कस पे कोडिंग कैसे करेंगे। कॉर्कस पे कोडिंग करने का आसान तरीका है code.corcus.io पे जाए, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसमें आप ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID और कोई भी बिल्ड टूल यूज़ करें, न्यून या ग्रेडेड यूज़ करें और उसके अलावा जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करें जो आपको चाहिए। जैसे आप REST API बनाते हैं तो REST इजी रिएक्टिव ले लें और आप कोडिंग करना शुरू करें। आपको प्रोजेक्ट दे देगा, डाउनलोड करके आप उसे इंटेलिजेंट में खोल लें और चला लें। रेफरेंस कोड ये दिए हुए हैं, बहुत सारे आपको लिंक दिए हुए हैं। सोर्स कोड, माइक्रो सर्विस अगर आपने बनानी है कॉर्कस के अंदर, क्लाउड फंक्शन बनाने हैं
कोडिंग स्टार्ट करनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। तो थैंक यू।